नमस्कार, मेरा नाम उषा है और मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर आई हूँ और हमारे चैनल यूजीसी नेट प्रैक्टिस पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सीरीज में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला करने जा रहे हैं। तो आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, यो हे हो सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा न्यावर। प्रश्न नंबर 2 है, किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि नहीं बोली जाती है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि किस जनपद में अवधि बोली जाती है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन देखते ही कि अवधि किस जनपद में अवधि ऐसा देखते ही हम उसका आंसर कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा कि किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है। तो अवधि बरेली में नहीं बोली जाती, जबकि रायबरेली, सीतापुर, बहराइच यहाँ पर अवधि जो बोली है वो बोली जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। नोट्स ऑन तुलसीदास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नोट्स ऑन तुलसीदास ग्रंथ के लेखक जॉन अब्राहम ग्रियर्सन हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहली बार जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक पुस्तक किस विधा में लिखी है? तो ये उन्होंने गद्य विधा में लिखी है। किस विधा में लिखी है? ये गद्य विधा में लिखी है। प्रश्न नंबर 6 है, तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में से गीति काव्य कौन सा नहीं है? तो इनमें से गीति काव्य कौन सा नहीं? जो विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और गीतावली है, ये गीति काव्य में लिखी गई है, गेय पद्धति में लिखी गई रचनाएं हैं। जबकि जो कवितावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है तुलसीदास द्वारा, और ये गीति काव्य में नहीं लिखी गई है, जबकि एक प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में से आलम की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से आलम की रचना कौन सी नहीं है? सुदामा चरित, विरहवारिश, माधवानल कामकंदला और श्याम स्नेही। तो इसमें से आलम की रचना विरहवारिश नहीं है, जबकि जो सुदामा चरित, माधवानल कामकंदला और श्याम स्नेही है, ये आलम की रचनाएं हैं। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता को जाने। तो जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में किया है? तो इन पंक्तियों का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? तो ये कथन है जामवंत का। प्रश्न नंबर 11 है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किन की हैं? तो ये काव्य पंक्तियां, ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं, और ये एक कविता है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कामायनी में किस नारी पात्र का उल्लेख नहीं मिलता है? तो किस नारी पात्र का उल्लेख नहीं मिलता है कामायनी में? दिमित्र का वर्णन यहाँ पर नहीं मिलता है, जबकि श्रद्धा, ईड़ा और रति, इन तीनों का जिक्र इस रचना में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 13 है, राम की शक्ति पूजा के अनुसार साधु साधु साधक धीर धर्म धन धान्य राम, ये पंक्तियां हैं, ये किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं माँ भगवती की। बरगद का पेड़ रचना के रचनाकार कौन है? तो बरगद का पेड़ रचना के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। अगला प्रश्न नंबर 15 है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में किसका हृदय परिवर्तन दिखाया गया है? विधवा औरत का, समाज का, जमींदार का या मजदूर का? तो जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। माधवराव स्प्रे जी की ये प्रसिद्ध कहानी हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसमें बुढ़िया जो थी उसकी पोती की और जमींदार की कहानी दिखाई गई, और इसमें हृदय परिवर्तन जो दिखाया गया है वो जमींदार का दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, परिंदे कहानी में कि पादरी का संदर्भ आया है। परिंदे कहानी में पादरी का संदर्भ, किस पादरी का संदर्भ आया है? तो फादर एलमंड का। प्रश्न नंबर 17 है, पीढ़ियां उपन्यास का लेखक कौन है? तो
तो जो पीढ़ियां उपन्यास है उसका लेखक अमृतलाल नागर है। प्रश्न नंबर 18 है, पतझड़ शब्द में कौन सा समास है? पतझड़ जो शब्द है उसमें बहुव्रीहि समास है। पतझड़ है मतलब वैसे तो इसका अगर हम विच्छेद करके देखते हैं तो पत्ते झड़ना होता है, लेकिन ये एक विशेष ऋतु को दिखा रहा है कि पतझड़ एक ऋतु के बारे में बता रहा है, तो इस वजह से इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मैला आंचल में नहीं है? बालदेव, बावनदास, चुन्नी गोसाई, ओंकारनाथ। तो मैला आंचल में ओंकारनाथ जो पात्र है वो नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित दोहा के लेखक कौन है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कवि देव द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं? कवि देव के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, और यूजीसी नेट में भी ये कई बार पंक्तियां पूछी गई हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत प्रवीण नवीन। तो ये देव की पंक्तियां हैं। इनमें से किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? रामचंद्र शुक्ल, मधुरेश, गोपाल राय और नामवर सिंह। तो गोपाल राय जी ने जो हिंदी का पहला उपन्यास है वो देवरानी जेठानी की कहानी को माना है, और देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है ये हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मिश्र बंधुओं का नहीं है? तो मिश्र बंधुओं का कौन सा उपन्यास नहीं है? पुष्यमित्र उपन्यास, विक्रमादित्य उपन्यास, चंद्रगुप्त मौर्य उपन्यास या झांसी की रानी उपन्यास। तो कौन क्या आंसर आएगा इसका? झांसी की रानी उपन्यास और मिश्र बंधुओं का नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, कफन कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कफन कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है वो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद के बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, जबकि जो अमर वल्लरी है ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। प्रश्न नंबर 25 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी निबंध है इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनमें से कौन सा एकांकी नहीं है? दीपदान, नए मेहमान, भोर का तारा और प्रेत और छाया। तो एकांकी होता है एक अंक वाला जो नाटक होता है, एक अंक वाला की जो रचना होती है उसे एकांकी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो प्रेत और छाया है वो एकांकी नहीं है, जबकि जो दीपदान, नए मेहमान और भोर का तारा ये एकांकी है। प्रश्न नंबर 27 है, युद्ध में कई लोग मारे गए, इस वाक्य में कई शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक सर्वनाम। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो तो किसी के संबंध को दिखाता है, और निश्चयवाचक है वो निश्चित संख्या को दिखाएगा। अभी कितने सैनिक मारे गए? 5, 10, 15, 20, मतलब उनकी एक संख्या बताएगा, निश्चित बताएगा। और संख्यावाचक में भी संख्या वो से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर बताया कि कई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि कितने सैनिक मारे गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हीरामन नौटंकी की स्त्री को क्या समझता था? तो हीरामन जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो रचना है मारे गए गुलफाम उफ क्या नाम था उसका, हमारे पाठ्यक्रम में जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इसमें जो है हीरामन है वो नौटंकी की स्त्री को क्या समझता है? सामान्य नारी, पूज्य नारी, बाईजी या देवजी। तो वो उसको क्या कहता है? जो हीराबाई थे उसको क्या बोलता है? वो बाईजी बोलता है। आपने पद किस विधा की रचना है? तो आपने पद है वो निबंध विधा की रचना है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का विवरण है? तो ये है रोशनाई। प्रश्न नंबर 31 है, राजभाषा अधिनियम 1976 के उपबंध में कौन सा राज्य ख क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है? तो जो हिंदी भाषा भाषीय क्षेत्र है उनको क ख ग तीन उसमें
डिवाइड किया गया है 3 क्षेत्रों में। तो इसमें पूछा गया है कि मतलब खया क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मालवी है वो राजस्थानी हिंदी उपवर्ग की बोली है। प्रश्न नंबर 33 है, संयुक्त अक्षर क्ष में किन दो वर्णों का योग है? तो क्ष में क और श, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। प्रश्न नंबर 34 है, देवनागरी सुधार विशेषज्ञ समिति ने अंग्रेजी के किस विराम चिन्ह को छेड़कर सभी अंग्रेजी विराम चिन्हों की देवनागरी लिपि में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो वो है पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गीति नाटक है? ध्रुव स्वामी, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, महाभोज, तो इसका आंसर आएगा अंधा युग। प्रश्न नंबर 36 है, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? तो जो बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र है वो आगरा से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 37 है, मीरा ने कृष्ण की उपासना किस भाव से की थी? सख्य भाव से, दास्य भाव से, माधुर्य भाव से, वात्सल्य भाव से? तो इसका आंसर आ जाएगा माधुर्य भाव से। मीरा श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी, मानती थी। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है? तो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में पद्मावती के विवाह का जो प्रसंग है वो आया है। रेवा तट है ये चंद्रबरदाई जी की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें रेवा तट है वो चंद्रबरदाई जी की रचना है और उसमें पद्मावती के विवाह का प्रसंग आया है। प्रश्न नंबर 39 है, अमीर खुसरो की निम्न पहेली का सही उत्तर क्या होगा? फारसी बोली आईना, तुर्की सोच न पाई ना, हिंदी बोलत आरसी, आए मुंह देखे जो उसे बताए। तो इस जो पहेली का उत्तर है वो है दर्पण, जिसे हम आईना भी बोलते हैं। मतलब जो फारसी भाषा में दर्पण है, शीशा है, उसको हम आईना बोलते हैं और तुर्की भाषा में उसे पाइना बोलते हैं और हिंदी में उसे आरसी, और मतलब मुंह दिखाता है हमें, तो इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा दर्पण। इनमें से मनुक दास की रचना नहीं है। ध्रुव चरित, उपदेशात्मक, 12 खड़ी, सुखमणि, भक्त वत्सावली। इनमें से मनुक दास की रचना कौन सी नहीं है? सुखमणि नहीं है। प्रश्न नंबर 41 है, तुलसीदास की निम्न रचनाओं में से प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है? तो प्रबंध काव्य पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामलला नेतु, ये तीनों ही रचनाएं हैं वो प्रबंध काव्य हैं, जबकि दोहावली है वो प्रबंध काव्य नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 42, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है प्रिय प्रवास, उसके अंदर 17 सर्ग है। प्रश्न नंबर 43 है, दुहु और बंदूक चह चलत बेचूक, कण होत धूक धुक, किलकत कहु कूक कूक। उपयुक्त पद है वो किसका है? तो ये है कवि सूदन जी का। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण जो ग्रंथ है वो अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 45 है, अज्ञेय की किस कविता को रूपक कथा काव्य कहा गया है? तो अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है, उनकी एक बहुत ही मतलब बड़ी कविता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा और उसी को रूपक कथा कहा गया है। प्रश्न नंबर 46 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का चित्रण किया गया है? तो ये चित्रण किया गया है क्रम भूमि उपन्यास के अंदर। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला किसको संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे फूल मत मारो? तो कवि इसमें जो उर्मिला है वो किसको संबोधित करती है? कामदेव को संबोधित करती है कि मुझे फूल मत मारो। प्रश्न नंबर 48 है, धूमिल के अनुसार मेरे देश की संसद किस पर मौन है? तो मेरे देश की संसद किस पर मौन है? जैसे उसमें वो अलग अलग आदमी दिखाए गए थे, एक की एक रोटी बेलने वाला, एक सेकने वाला, एक खाने वाला, एक और भी आदमी है जो न रोटी को बेलता है, न सेकता, न खाता है, बल्कि वो रोटी से खेलता है। तो मेरे देश की संसद है वो किस पर मौन है? जो रोटी से खेलने वाला है उस पर मौन है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता से संबंध नहीं रखता है? तो इंसा अल्लाह खान। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय जनता संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता संघ इप्टा की स्थापना 1943 में हुई थी। प्रश्न नंबर 51 है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है?
तो जो कोणार्क है, पहला राजा है और दशरथ नंदन है, ये प्रसिद्ध नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी के। जबकि जो टूटते परिवेश है ये मोहन राकेश का नाटक है, ये जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 52 है, धरती धन्य अपना उपन्यास के मुख्य पात्र काली का जीवन किस संकल्प से परिचालित था। जो धरती धन्य अपना उपन्यास है, धरती धन्य अपना उपन्यास है, ये इसमें जो काली था वो अपने लिए पक्का मकान बनवाना चाहता था। तो इसमें वो पक्का मकान बनवाने के बारे में ये बताया गया है और ये जगदीश चंद्र माथुर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो इसमें पक्का मकान बनाने का जो संकल्प था काली का वो दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। तो भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है बनारस की यात्रा। प्रश्न नंबर 54 है, साधारणीकरण की उद्भावना किस आचार्य ने की थी। तो साधारणीकरण की उद्भावना है वो भट्ट नायक ने की थी। अनुकूल या प्रतिकूल भाव जिसे छिपा न सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है स्थायी भाव। प्रश्न नंबर 56 है, छहरी छहरी झीनी वंदन परित मानो गहरी गहरी घटा छाई है गगन में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा गुण है। तो इस पंक्ति के अंदर प्रसाद गुण है। प्रश्न नंबर 57 है, बिहारी के निम्न दोहों में कौन सा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मन हो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो जो ये पंक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, बिहारी जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मन हो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान होती है जैसे मनु मानो जनु जानो, ये इसके अंदर प्रयोग मिलता है। प्रश्न नंबर 58 है, अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है। तो अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न नंबर 58 है, प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य की संरचना को महावाक्य की संज्ञा दी है। इसका आंसर है रोला बार्थ ने। प्रश्न नंबर 60 है, मैं राजनीति के राजतंत्रवादी धर्म में एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में क्लासिकवादी हूँ, उपयुक्त कथन किसका है। तो उपयुक्त कथन है वो पाश्चात्य जो रचनाकार थे टी.एस. इलियट उनका है। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, उपयुक्त पंक्ति किस रचना की है। तो उपयुक्त पंक्ति है वो साकेत जो रचना है उससे ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में किन कवियों की पंक्तियों को उदाहरण स्वरूप लिया है। पद्माकर, मंडन और ठाकुर। तो तीनों ही रचनाकार है, उनकी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचनाओं में लिया है। प्रश्न नंबर 63 है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विधि, आतुर तृप्त पुकारे गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचिहाट, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी रचना है। तो ये काव्य पंक्ति है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 64 है, डैश घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो ये जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो कविता है अकाल और उसके बाद, नागार्जुन की ये प्रसिद्ध कविता है उससे ली गई पंक्तियां हैं। तो इसमें जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। प्रश्न नंबर 65 है, इन दिनों की दोहरा है कवि। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, तो इसका आंसर आ जाएगा धंधा। प्रश्न नंबर 66 है, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस शब्द का जिक्र नहीं आया है। मेरू वाला, शेष वाला, सुरेश वाला। तो सतपुड़ा के जंगल जो कविता है, सतपुड़ा के जंगल कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की